नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 का लेक्चर 3। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, कि हजारों वर्षों के दौरान जो जो परिवर्तन हुए उनके बारे में पता करें। शुरुआत हमने की थी, इसमें दो मैप थे। एक मैप था अल इदरीसी के द्वारा बनाया हुआ जो कि 1154 में बनाया गया था। एक उसके 600 सालों के बाद बनाया हुआ मैप दिखाया है जो गुइलोम दे इज़ले ने बनाया था। उन मैप के अलावा हमने इसमें कुछ नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। उसमें भी हमने काफ़ी कुछ देखा था जो अंतर समय के साथ साथ उसमें आए थे। हिस्टोरियंस एंड अदर और देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में हमने पढ़ा। उसी बीच हमने पढ़ा था कुछ अभिलेखागारों के बारे में, और उसी बीच हमने पढ़ा था पेपर की कीमत के बारे में कि एक समय इतनी कीमत थी कि एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी कुछ लिखने की तो उसने पेपर कम होने की वजह से जो पहले पांडुलिपि लिखी हुई थी उसको मिटोकर दोबारा उस पर अपना मैटर लिखा। और एक समय इतनी वैल्यू थी पेपर की कि अगर आप किसी हलवाई की दुकान पर सामान लेने चले जाओ तो वह आपको पेपर में रखकर रसगुल्ले दे दिया करता था, है ना दोस्तों। उसके बाद आपने पढ़ा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बनते हुए आपने देखे थे, जिसमें हमने क्षत्रिय और राजपूतान के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है आपका रीजन एंड एम्पायर। अब इन दो शब्दों में क्या अंतर है? रीजन का मतलब होता है क्षेत्र और एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। छोटा सा अंतर आपको बताना चाहूँगा, जब बहुत सारे क्षेत्र मिल जाते हैं तो ये छोटे 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 क्षेत्र मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। आइए, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक बहुत बड़े राज्य बने हैं। उन बड़े राज्यों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे चोला साम्राज्य, ध्यान दीजिएगा चोला राज्य नहीं बोला, चोला साम्राज्य जो चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे। तुगलक साम्राज्य चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। असंस्कृत प्रशस्ति, सी chapter 2 for an example of a prasasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in the Afghanistan in the west and included all of South India, Dravida। एक संस्कृत प्रशस्ति। अब प्रशस्ति से आप क्या समझते हैं, ये आप लोग पढ़ोगे तो चैप्टर 2 में, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। प्रशस्ति का मतलब होता है कि जो पहले ब्राह्मण लोग या पुरोहित लोग बढ़ा चढ़ाकर अपने नेताओं, अपने शासकों के बारे में लिखते थे, अपने शासकों के बारे में लिखते थे, उसको प्रशस्ति कहा जाता था, उनकी तारीफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक संस्कृत प्रशस्ति में तारीफ की गई है दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की। और ये कब से कब तक सुल्तान रहे? 1266 से लेकर 1287 तक, मतलब कुल मिला के 19 साल। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि यह वो शासक थे, ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, इतने बड़े, इतने महान साम्राज्य के शासक थे जो कि फैला हुआ था पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी तक, एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, और इसमें पूरा दक्षिण भारत भी शामिल था, जिसको द्रविड़ कहते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, जैसे कि गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, apparently led before his armies, उनकी सेना के आगे
झुक जाया करते थे। हिस्टोरियंस, इतिहासकार, रिगार्ड दिस एज एक्सैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, और जो इतिहासकार हैं वो इन विजय अभियानों को, इन राजाओं के विजय अभियानों को अतिशयोक्ति मानते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वे यह समझने का प्रयास भी करते हैं वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि जो ये शासक होते थे ये इस तरह का बढ़ा चढ़ाकर दावा क्यों करते थे कि इन्होंने इस उपमहाद्वीप के इतने हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। उससे पहले आप एक ही मैप देखिए। इस मैप में आपको नंबर लिखे हुए हैं रोमन लैंग्वेज में, और ये 24 नंबर हैं। अब इन 24 नंबर में कहाँ पर कौन सी जगह है ये आपको देखनी और पहचाननी है। यहाँ नंबर लिखे हुए हैं और ये नीचे देखिए इनके नाम लिखे हुए हैं। पहले पर सिविस्तान, 10वें पर दिल्ली, 15वें पर बिहार, 14वें पर अवध, और इस तरीके से ये 24 नाम लिखे हुए हैं। इनको आप लोग पहचानिए और याद कीजिए। अब आते हैं बाय 700 मैनी रीजन्स, मतलब कि 700 ईस्वी के दौरान मैनी रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्र, ऑलरेडी possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। 700 ईस्वी तक बहुत सारे क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक इलाकों को तय कर लिया था और उन्होंने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को भी एक चरित्र, एक चेहरा दे चुके थे। यू विल लर्न, आप इसके बारे में जानोगे चैप्टर 9 में। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड, वे पहले से ही मिल चुके थे विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, एक निश्चित राजवंशों के साथ। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, और इनमें हमेशा से ही टकराव पाए गए हैं कि यह सल्तनत मेरी है, यह क्षेत्र मेरा है, यह इलाका मेरा है, यह तेरा है। ओकेजनली, कभी कभी जो डायनेस्टीज होती थी, जो ये राजवंश होते थे, लाइक जैसे कि चोला राजवंश, खिलजी राजवंश, मुगल या तुगलक राजवंश, वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर, ये सफल हो चुके थे अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने में। दैट वाज पैन रीजनल, जो कि सर्व क्षेत्रीय स्थिति बना चुका था। क्या बना चुका था? सर्व क्षेत्रीय, पैन रीजनल, हर जगह पूरे क्षेत्र में ये अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, अलग अलग क्षेत्रों को अपनी साम्राज्य में लेकर। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स, सिर्फ ये ही शासक नहीं, यही सल्तनत नहीं, वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन ये सारी सल्तनत बराबर समय के लिए उतनी सफल नहीं हो पाई। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर 3 और 4 में जो खिलजी और मुगल वंश है, खिलजी और मुगल वंश है, क्या वो दोनों बराबर समय तक शासन करने में सफल रही? ये चीज़ आप लोग देखेंगे जब हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आइए, When the Mughal Empire declined in 18th century, जब 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर का पतन होने लगा, मुगल शासन का पतन होने लगा, इट लेड टू द रिकमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, इसने दोबारा पुनर्गठन करने में मदद की उन क्षेत्रीय राज्यों को जो कि आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स, लेकिन इन सालों में जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य थे, जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य थे, उन्हें के अपने क्षेत्रों के कैरेक्टर या प्रकृति में बदलाव देखने को मिला, उनमें बदलाव आ गया। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them.
Across most of the subcontinent, इस उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर द रीजन्स क्षेत्र में वर लेफ्ट विद द लेगेसीज अपनी एक विरासत के तौर पर बड़े या छोटे राज्यों में। किसकी विरासत? जो वहाँ पहले अपना राज या अपना साम्राज्य फैला चुके थे, अपना शासन काल बिता चुके थे। दिस वाज अपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस। और यह आप ये कह सकते हैं कि यह जो अलग अलग परंपराएं वहाँ हुई थी वह एक समूह का रूप ले चुकी थी। इन द रियल्म्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, एलाइड कल्चर एंड लैंग्वेज। और जो ये वहाँ पर एक परंपरा बनी थी वह किस बेस पर बनी थी? वह बनी थी उच्च संस्कृति के बेस पर, या गवर्नेंस कह सकते हो आप, परंपरा, प्रशासन। जो परंपराएं बनी थी वो बनी थी गवर्नेंस, प्रशासन, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, प्लस एलाइड कल्चर, उच्च संस्कृति, एंड लैंग्वेज, और भाषा के संदर्भ में। थ्रू द 1000 ईयर्स, इन हजारों साल, जो कि 700 से लेकर 750 ईस्वी तक था, द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। यह अलगाव की वजह से इनमें बदलाव नहीं आए। इन अलग अलग क्षेत्रों में अलगाव की वजह से इनका चरित्र नहीं बना। दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट, इन क्षेत्रों ने यह महसूस किया। क्या महसूस किया? द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, समन्वय या एकीकरण की सर्व क्षेत्रीय बल, एकीकरण का सर्व क्षेत्रीय बल को इन लोगों ने महसूस किया, न कि लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस, इन लोगों ने अपनी विशिष्टता को खोए बगैर, इन लोगों ने अपनी विशिष्टता नहीं खोई, अपनी विशेषता नहीं खोई, अपनी विशिष्टताओं को खोए बगैर इन क्षेत्रों ने समन्वय या एकीकरण किसका? सर्व क्षेत्रीय बलों का, उसका प्रभाव इन लोगों ने महसूस किया। ठीक है दोस्तों, इस आगे बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लैंग्वेज एंड रीजन, क्षेत्र और उसकी भाषाओं के बारे में। इन 1318 द पोइट अमीर खुसराओ नोटेड दैट देयर वाज, अमीर खुसराओ जो एक कवि थे 1318 में उन्होंने लिखा, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन, हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा है इस ज़मीन की। जैसे भाषा कौन सी है? सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में बोले जाते थे, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजारी या गुजरी जो गुजरात में बोली जाती थी, माबारी जो कि तमिलनाडु में बोली जाती थी, एंड गोरी जो बंगाल में बोली जाती थी, और अवधी जो कि आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी, कौन सी? हिंदवी भाषा जो कि दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट, और अमीर खुसरो ये बताना चाहते हैं कि इसके विपरीत एक भाषा और थी जिसको कि संस्कृत कहते हैं, और इस संस्कृत भाषा से आम आदमी का कोई संपर्क नहीं था, इसको सिर्फ ब्राह्मण ही बोलते थे, मतलब इसका किसी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। यह सबसे पुरानी भाषा थी और इसको आम आदमी नहीं बोलते थे, इसको सिर्फ ब्राह्मण ही बोलते थे। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपके लिए दिया गया है कि आप एक लिस्ट बनाइए आज के हिसाब से कि आज किस जगह पर कौन सी भाषा बोली जाती है, और फिर आप देखिए कि पहली भाषा में और अब की भाषा में क्या अंतर आया हुआ है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म, द 1000 years of history that we are exploring
विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। पिछले हजारों सालों में, हमारे हजारों सालों के इतिहास में हम देख सकते हैं, या हमें देखने को मिलेगा, हमें काफ़ी सबूत मिलेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारे धार्मिक परंपराओं में बहुत ज़्यादा बदलाव आया हुआ है। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल। इंसान जिस दैवीय शक्ति पर विश्वास करता था वह कभी कभी व्यक्तिक होती थी। क्या होती थी? पर्सनल, वैयक्तिक होती थी, बट मोर यूजुअली, लेकिन आमतौर पर इट वाज कलेक्टिव, यह सामूहिक होती थी। कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी, और जो यह सामूहिक विश्वास होता था एक दैविक शक्ति पर, एक दैविक तत्व पर, इसको क्या कहते थे? रिलीजन, धर्म कहते थे। वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जो किससे संबंध रखता था? उस स्थानीय समुदाय से, जो उस स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित था, उससे संपर्क रखता था। कनेक्टेड, उससे जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? एक स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से। एज द सोशल वर्ल्ड, जैसे कि यह सामाजिक संसार ऑफ दिस ग्रुप्स, इन समूह का, अल्टर्ड, सो टू डिड दे बिलीव, और जैसे जैसे इस संसार का ये सामाजिक स्तर बदलता चला गया, ऐसे ऐसे उनका विश्वास और उनकी धारणा भी बदलती चली गई। It was during this period that important changes occurred in what we call Hindus today. और इसमें, इस पीरियड के दौरान, इस कालखंड के दौरान जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है वह आया है हिंदुइज्म में, जिसको हम आज हिंदुइज्म कहते हैं, उसमें बहुत बदलाव आया है। These included the worship of new deities, इसमें शामिल हो गया इसके नए देवी देवताओं की पूजा करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, राजाओं के द्वारा नए नए मंदिर बनाना। एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणस, और ब्राह्मणों की अहमियत का बढ़ना, पुजारियों की या पुरोहितों की अहमियत का बढ़ना इस समाज में। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, इस समाज में जो संस्कृत का ज्ञान इन ब्राह्मणों को था, इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर अपना एक ओहदा धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ द पैट्रन्स, और उनकी यह स्थिति का संरक्षण करने के लिए संरक्षक भी पैदा हो गए। और संरक्षक कौन थे? न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, वे नए योद्धा जो एक सम्मान के लिए या एक सम्मान की खोज में रहते थे, एक मर्यादा की खोज में रहते थे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड, इस कालखंड का एक मुख्य बदलाव यह था, वाज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलाबोरेट रिचुअल्स। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इसमें आप लोग भक्ति के काल में डूब गए थे, कि इसमें भक्ति की अवधारणा का रूप ले लिया था कि आप लोग अपने इष्ट देव की, अपने इष्ट देवी देवता की, अपने प्रेम्य देवी देवता की भक्ति में इतना डूब जाओ, और उन तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी पुरोहित की, किसी ब्राह्मण की, किसी पंडित के कर्म कांडों की कोई ज़रूरत नहीं थी। यू विल बी लर्निंग, आप इसके बारे में जानोगे और दूसरे परंपराओं के बारे में जानोगे चैप्टर 8 में। देखा दोस्तों कितना बदलाव आया इन धार्मिक स्थितियों में भी। आइए, दिस वाज ऑल्सो द पीरियड, यह वह समय भी था व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, जब इस उपमहाद्वीप पर और भी धर्म आने शुरू हुए। मर्चेंट्स, व्यापारी, एंड माइग्रेंट्स, और अप्रवासी, माइग्रेंट्स जो बाहर से लोग यहाँ पर आए, फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में व्यापारी और जो अप्रवासी थे वो लोग अपने धर्म ग्रंथ जिसको कुरान कहा जाता है उसके सिद्धांतों को यहाँ पर लेकर आए।
उसके सिद्धांतों को यहाँ पर लेकर आए। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, और मुस्लिम कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। एक्सेप्ट द सोवरेनिटी of the one God, Allah, who love, mercy and bounty, embrace all those who believe in Him without regard to social background। उनका मानना है कि वो सिर्फ एक ही सत्ता जिसका नाम अल्लाह है उसको ही मानते हैं, और वह सबके लिए प्रेम, करुणा और उदारता दिखाता है। हर उस व्यक्ति को गले लगाता है जिसके अंदर प्रेम, करुणा और उदार भाव होता है और जो उसमें विश्वास रखते हैं। विदाउट रिगार्ड, और वह यह नहीं देखता कि इस व्यक्ति का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है यह किस समाज से संबंध रखता है। बिना संबंध देखे, बिना सामाजिक संबंध देखे वह उस व्यक्ति को गले लगाता है जिसके अंदर दया, करुणा और उदारता के भाव होते हैं। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम, बहुत से शासक थे जो इस्लाम और उलेमा के संरक्षक थे। संरक्षक कौन होते हैं? जो सुरक्षा करते हैं, जो रखवाली करते हैं। अब उलेमा का मतलब लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट, जो धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री होते हैं, जो धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री होते हैं। यह इस्लाम धर्म की इनके संरक्षक बहुत सारे रूलर हो चुके थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, और हिंदुत्व की तरह इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स, जो इस्लाम था वह भी अपने अनुयायियों के द्वारा व्याख्या किया जाता था। इसके इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को बारे में, अपने धर्म की व्याख्या गांव-गांव जाकर या लोगों के सामने जाकर किया करते थे। देयर वर द शिया मुस्लिम, अब आप लोगों ने सुना होगा दो तरह के मुस्लिम होते हैं, एक होते हैं शिया मुस्लिम, एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम। जो शिया मुस्लिम होते हैं हु बिलीव्ड, ये वो लोग होते हैं दैट द प्रोहित मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। शिया मुस्लिम वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो विधि सम्मत नेता हैं वह पैगंबर साहब के दामाद जिनका नाम अली हैं वो हैं। लेकिन दूसरी ओर जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारे नेता हैं या जो हमारे समुदाय के नेता हैं वो खलीफा के हाथ की सत्ता है, वह खलीफाओं की सत्ता है और ये आगे भी खलीफाओं की ही रहेगी। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस, अंतर देखे गए हैं, चाहे वह इनके धर्म सिद्धांत की बात हो, चाहे वह इनके रहस्यवादी विचारों की बात हो। थियोलॉजी धर्म सिद्धांतों की बात हो, चाहे वह इनके मिस्टिक ट्रेडिशन रहस्यवादी विचारों की बात हो। हनफी और साफ़ी, भारत में ये इनके दो न्याय के स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ लॉ, न्यायिक स्कूल हैं। यहाँ पे भी हनफी और साफ़ी इनके बहुत सारे अंतर देखने को मिले हैं, साथ साथ इनके धर्म सिद्धांतों में और रहस्यवादी विचारों में भी बहुत अंतर देखने को मिला है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, आइए अब हम चलते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करने के लिए। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करने के लिए हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। जो इतिहासकार होते हैं वह समय को घड़ी या कैलेंडर जैसे कि घंटे, दिन, साल के रूप में नहीं देखते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। जो टाइम देखा जाता है वह यह भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संगठन में किसके विचारों और विश्वासों के सामाजिक और आर्थिक संगठन में स्थायित्व
कितना रहा और उसमें परिवर्तन कितना आया। द स्टडी ऑफ टाइम, ध्यान देना ये वाली लाइन दोबारा बोल दूंगा। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस, टाइम हमें यह बताता है चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। दैट मीन्स सामाजिक और आर्थिक संगठनों के विचारों और उनके विश्वासों में कितना स्थायित्व, मतलब कितने वो एक जगह टिके हुए थे और कितना उनमें परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, कितना उनमें बदलाव आया, किसमें, सामाजिक और आर्थिक विचारों और विश्वासों में। ध्यान रखना, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट। समय का अध्ययन करने के लिए हमें समय के या अपने भूतकाल के समय को या भूतकाल को बड़े बड़े समूह में बांटना पड़ा, और इस लार्ज सेगमेंट को, बड़े बड़े हिस्सों को जो बांटा, इस लार्ज सेगमेंट को हमने पीरियड का नाम दिया है। दैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे कि अतीत के समान विशेषता रखने वाले एक समय को हमने पीरियड का नाम दिया है कि इस पीरियड में ये समान विशेषताएं होती थी। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में, ब्रिटिश हिस्टोरियन, एक अंग्रेज इतिहासकार था, उसने हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांट दिया था, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश। ऐसा क्यों बांटा? उसने यह बांटा कि जिसका शासन भारत में रहा उसके ब्याह पर उन्होंने बांट दिया। मान लो पहले हिंदू का शासन रहा तो हिंदू समय, फिर मुसलमानों का रहा तो मुस्लिम समय, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो ब्रिटिश पीरियड हो गया। ठीक है, उसका मानना था कि इससे या इस समय में इस उपमहाद्वीप की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इस डिवीज़न ने, इस बंटवारे ने क्या किया? इस बंटवारे ने, जो उन्होंने समय को बांट दिया, इस बंटवारे ने इस उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की उपेक्षा की। मतलब कि उनके हिसाब से इसमें कोई विविधता थी ही नहीं, बस राजा बदले और कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ऐसा है? ऐसा नहीं है। जानते हैं क्यों? फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ लोग आज भी इस विभाजन को स्वीकार कर रहे हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। कुछ लोग तो यह देख रहे हैं या यह दिखता है कि जो आर्थिक और सामाजिक कारक हुए हैं एक चीज़ के बदलाव के, वह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इतिहास में अलग अलग पल में। द स्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर, जो इतिहास आपने पिछले साल पढ़ा था, इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, उसमें आपने प्रारंभिक समाज की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि हंटर गैदरर्स, 6th क्लास में पढ़ा था। हंटर आखेटक संग्राहक, खाद्य संग्राहक, अर्ली फार्मर प्रारंभिक किसान, पीपल लिविंग इन टाउन विलेजेस, वो लोग जो गांव कस्बों में रहते थे, एंड अर्ली एम्पायर्स, और सबसे प्रारंभिक या सबसे आरंभिक साम्राज्य जो राजाओं ने बनाए होंगे, और किंगडम्स और उनके राज्य। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग, और वह इतिहास जो आप इस साल पढ़ेंगे उसको डेस्क्राइब किया गया है, उसको नाम दिया गया है मिडिवल। मिडिवल का मतलब मध्यकालीन, मिडिवल का मतलब मध्यकालीन। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किसानों का समाज में एक रुतबा बढ़ा। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, कैसे कैसे क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों का उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों का उदय हुआ। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पैस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर ये सब काम हुए। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन, और कभी कभी विकास हुआ हिंदुत्व का
और इस्लामिक धर्म का, जो कि मुख्य धर्म माने जाते हैं, एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और उसी दौरान उसके बाद जो यूरोप की व्यापारी कंपनियां यहाँ पे आई, उनका आना भी इसी इतिहास का एक हिस्सा है। दीज 1000 ईयर्स, ये हजारों साल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के विटनेस्ड, साक्षी हैं कंसिडरेबल चेंज, एक बदलाव के। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद द 16th and 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट, जो 16वीं और 18वीं शताब्दी थी यह अलग थी फ्रॉम द 8th और द 11th, 8वीं और 11वीं शताब्दी से। देयरफॉर describing the entire period as one historical unit is not without its problems, इसलिए इस पूरे कालखंड को एक ऐतिहासिक यूनिट की तरह पढ़ने से इसमें कोई समस्या नहीं होगी। मोर ओवर द मिडिवल पीरियड, इससे अलावा जो मध्यकाल है, इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड, यह बिल्कुल विपरीत है, यह बिल्कुल विपरीत है। ये अगर इसकी तुलना आप मॉडर्न पीरियड से करते हैं तो मॉडर्निटी, आधुनिकता, कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, आधुनिक युग में क्या शामिल हो जाता है? मटेरियल प्रोग्रेस, मतलब कि भौतिक उन्नति या इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट या बौद्धिक प्रगति। ध्यान देना, मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक उन्नति, प्रोग्रेस माने उन्नति, मटेरियल माने भौतिक, भौतिक मतलब जो आपके आसपास चीज़ें हैं, ये आपका मटेरियल वर्ड होता है, भौतिक होता है। मतलब कि आजकल अगर बात करें, आपको मोबाइल चाहिए होता है, कार चाहिए होती है, बड़ा बंगला चाहिए होता है, ये होता है एक मटेरियल वर्ल्ड। दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, कि कितना बौद्धिक प्रगति, कितनी आप आत्मीयता से मिले हैं, कितनी आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों के डेवलपमेंट को आधुनिकता कही गई है। दिस सीम्स टू सजेस्ट, इससे हम यह देख सकते हैं दैट द मिडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज, इससे हमें यह बताया जा सकता है, बताया जा रहा है कि जो मध्यकाल था उसमें बदलाव कुछ हुआ ही नहीं, या उसमें बहुत कम बदलाव हुआ है। बट ऑफ कोर्स वी नो, लेकिन हम लोग जानते हैं, दिस वाज नॉट द केस, लेकिन कि ऐसा नहीं है। हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स, क्योंकि इस हजारों सालों में द सोसाइटीज ऑफ सब कंटिनेंट, इस उपमहाद्वीप का जो समाज हुआ है, वाज ट्रांसफॉर्म्ड, वह पूरी तरह बदला है। ओफन एंड इकोनॉमीज, और यहाँ की अर्थव्यवस्था, इन सेवरल रीजन्स, बहुत से रीजन्स में, क्षेत्रों में, रीच द लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, उस समृद्धि तक पहुँच चुकी हैं, दैट अट्रैक्ट, जिसको देखकर, दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट, जिसको देखकर द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जिसको देखकर यूरोप की व्यापारी कंपनी इस देश की ओर, इस सोसाइटी की ओर रुख करने को मजबूर हो गई और यहाँ पर आकर व्यापार करने को मजबूर हो गई। एज यू रीड दिस बुक, जैसे आप यह किताब पढ़ेंगे, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क, इसमें जो जो बदलाव होंगे, जो जो आपको इसमें खासियत दिखेगी, उसको ध्यान रखना। आल्सो वेन एवर यू कैन, और जहाँ पर आप कर सकें, कंपेयर, उसको तुलना भी करना, आपने इसमें जो पढ़ा और जो आपने पिछले साल पढ़ा, ध्यान से पढ़ना, और अपने दोनों साल की जो पढ़ाई है, जो इसमें बताया गया है, उनकी तुलना भी करना। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेर एवर यू कैन, और उन बदलावों को भी देखना। एंड लुक एट द वर्ल्ड, और उस संसार को भी देखना अपने चारों ओर। व्हाट एल्स हैज चेंज्ड और रिमेन द सेम, कि जो तब से लेकर अब तक बदला है, या जो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहा है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसको दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, समझिए, खास पॉइंट नोट कीजिए, और जो इसकी एक्सरसाइज है, ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये इसके ट्रू फॉल्स हैं, ये फिलअप हैं, इन सब को सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आंसर और ये भी क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, इन सब को आप देखिए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।